बोस हाउस में आया भूकंप। झनक ने अदिति के सामने खोली कौशिक की पोल। कोलकाता के उस आलीशान बोस हाउस में आज की सुबह रोज जैसी नहीं थी। खिड़कियों से आती धूप में भी एक अजीब सी तपिश थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। घर के ड्राइंग रूम में हमेशा की तरह चाय के दौर चल रहे थे, लेकिन माहौल में तनाव की एक महीन लकीर साफ देखी जा सकती थी। झनक, जो हमेशा इस घर के तानों और तिरस्कार का केंद्र रही है, आज अपनी आंखों में एक अलग चमक लिए हुए थी। वो चमक हार की नहीं, बल्कि एक बड़े संघर्ष के अंत की थी। पिछले कुछ दिनों से कौशिक ने जिस तरह से झनक के चरित्र पर कीचड़ा उछाला था और अदिति के कान भरे थे, उसने झनक को अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन आज झनक अकेली नहीं थी। ऋषि उसके साथ खड़ा था, एक ऐसी ढाल बनकर जिसने झनक को बिखरने से बचा लिया था। कुछ देर पहले ही गार्डन एरिया में ऋषि ने झनक को रोते हुए पाया था। ऋषि, जो घर के बाकी सदस्यों की तरह पक्षपाती नहीं था, उसने झनक का हाथ थामकर उसे एहसास दिलाया कि सच की लड़ाई में वो अकेला नहीं है। ऋषि ने धीरे से कहा था, झनक, कब तक तुम इन झूठे आरोपों का बोझ ढोती रहोगी? अगर आज तुमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो ये लोग तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। तुम्हारे पास जो सबूत है वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अस्मिता का हथियार है। जाओ और दिखा दो इन सबको कि झनक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ऋषि की इन बातों ने झनक के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और उस लिफाफे को कसकर पकड़ लिया जिसमें कौशिक के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। ड्राइंग रूम में परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा थे। बिपाशा अपनी आदतों के मुताबिक झनक की बुराई कर रही थी और अदिति उदास बैठी ये सब सुन रही थी। कौशिक वहां बैठा हुआ अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने झनक को पूरी तरह से अदिति की नज़रों में गिरा दिया है। कौशिक ने बड़े ही शातिर अंदाज में कहा, अदिति, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़की पर भरोसा करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसने हमारे परिवार की शांति भंग कर दी है। अदिति चुप थी। उसकी आंखों में भ्रम और दुख का मिला जुला भाव था। तभी झनक ने कमरे में प्रवेश किया। उसके कदमों की आहट में एक दृढ़ता थी जिसने सबकी बातचीत को एक पल के लिए रोक दिया। झनक को देखते ही बिपाशा चिल्लाई, तुम यहाँ फे क्या करने आई हो? क्या अपमान कम पड़ा था जो आप फिर से कोई तमाशा करने आ गईं? झनक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सीधे कौशिक पर टिकी थीं, जो उसकी आंखों में देखते ही थोड़ा असहज हो गया। झनक ने गहरी सांस ली और अदिति के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बड़े ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, अदिति दीदी, आज तक मैंने इस घर के हर ताने को सह लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ आप सबको मेरी सच्चाई समझ आएगी। लेकिन जब बात मेरे चरित्र पर वार करने की हो, और वो भी उस इंसान द्वारा जो खुद झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, तो मेरा चुप रहना गुनाह होगा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। कौशिक ने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे वाह, अब ये लड़की हमें सच्चाई सिखाएगी। तुम्हारे पास कहने को बचा ही क्या है? झनक ने अपनी जेब से एक फ़ोन और कुछ तस्वीरें निकाली। उसने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, कौशिक जी आपको जो बता रहे हैं वो सिर्फ एक बुना हुआ जाल है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग और ये तस्वीरें। जैसे ही झनक ने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग प्ले की, कौशिक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उस रिकॉर्डिंग में कौशिक किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहा था कि कैसे उसने झनक को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए और कैसे वो अदिति को बेवकूफ़ बनाकर संपत्ति के कागज़ों पर साइन लेने वाला है। रिकॉर्डिंग की हर आवाज़ जैसे बोस हाउस की दीवारों को हिला रही थी। अदिति के हाथों से उसकी चाय का कप छूट कर गिर गया। घर के बड़े सदस्य जो अब तक झनक को कोस रहे थे, पत्थर की मूरत बन गए। झनक ने तस्वीरें आगे बढ़ाईं जिनमें कौशिक को उन लोगों के साथ संदिग्ध स्थिति में देखा जा सकता था जिनसे वो हाथ मिलाकर परिवार को धोखा दे रहा था। झनक ने गरजते हुए कहा, कौशिक जी, आपने सोचा था कि आप एक अनाथ लड़की को निशाना बनाकर अपना खेल खत्म कर लेंगे। आपने मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन आप भूल गए कि सच कभी छुपता नहीं है। आपने अदिति दीदी के भरोसे का कत्ल किया है। अदिति, जो कौशिक को अपना सब कुछ मानती थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठी और कांपते हुए हाथों से उन तस्वीरों को देखा। उसने कौशिक की ओर देखा, जो अब नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अदिति ने दबी आवाज़ में पूछा, क्या ये सच है कौशिक? क्या तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल सिर्फ अपनी साजिशों के लिए किया? क्या तुम इतना गिर सकते हो कि एक मासूम लड़की को बदनाम करने के लिए तुमने ये सब प्रपंच रचा? कौशिक ने हकलाते हुए सफाई देनी चाहिए। अदिति, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। ये झनक ने मुझे फंसाने के लिए बनाया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच ऋषि भी वहां आ गया। उसने कहा, झूठ बोलना बंद करो कौशिक। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस कैफे में उन गुंडों से मिलते देखा था।
और ये रिकॉर्डिंग झनक ने नहीं बल्कि मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है, ताकि इस घर के लोगों को पता चल सके कि असली सांप कौन है। ऋषि की गवाही ने कौशिक के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बोस हाउस में वाकई भूकंप आ चुका था। वो घर जो हमेशा झनक को दोषी ठहराता था, आज अपने ही दामाद बेटे के पापों के बोझ तले दबा महसूस कर रहा था। अनिरुद्ध, जो अब तक चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, आगे आया। उसकी आंखों में झनक के प्रति पछतावा और कौशिक के प्रति घृणा थी। उसने कौशिक का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने हमारी बहन की जिंदगी से खेला और इस घर की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। और झनक, जिसके खिलाफ हमने एक शब्द बोलने में देरी नहीं की, उसने आज हमें आईना दिखाया है। बिपाशा और बाकी लोग भी अब बैकफुट पर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो झनक से माफ़ी कैसे मांगे, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत मानसिक प्रताड़ना दी थी। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे। उसने अदिति की ओर देखा और कहा, दीदी, मेरा मकसद किसी का घर तोड़ना नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित किए बिना नहीं रह सकती थी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगी जिसकी बुनियाद ही फरेब है? अदिति ने अपना फैसला ले लिया था। उसने कौशिक की ओर देखा और स्पष्ट शब्दों में कहा, आज से और इसी वक्त से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मुझे खुशी है कि झनक ने समय रहते मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो बर्बाद हो चुकी होती। कौशिक को घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बोस हाउस में आज एक अलग तरह की शांति थी, वो शांति जो किसी तूफान के गुजर जाने के बाद आती है। घर के बड़ों ने, हालांकि आधे मन से ही सही, झनक की बहादुरी को स्वीकार किया। ऋषि ने झनक के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया झनक। झनक ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे भविष्य में भी इसी तरह सच के साथ खड़े रहने की शक्ति मिले। आज झनक ने सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं, ऋषि की बातों ने झनक के भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगा दिया था जिसे वो खुद भूल चुकी थी। झनक ने अपने दुपट्टे का पल्लू कमर में खूंसा, अपनी आंखों के गीलापन को पूंछा और उस लिफाफे को अपनी छाती से सटा लिया जिसमें कौशिक के विनाश का सामान था। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके हर कदम की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। नीचे का दृश्य हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। अदिति सोफे पर बैठी सिसक रही थी और कौशिक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने का ढोंग कर रहा था। वो उसे समझा रहा था कि कैसे झनक इस घर की शांति के लिए खतरा है। बिपाशा और तनुजा पास ही खड़ी आग में घी डालने का काम कर रही थी। जैसे ही झनक ड्राइंग रूम के केंद्र में पहुंची, पूरा कमरा एक पल के लिए सुन्न हो गया। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं, कुछ नफरत से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ तिरस्कार से। झनक को देखते ही कौशिक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसे लगा कि झनक शायद माफ़ी मांगने आई है। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, देखो अदिति, देखो माँ, ये लड़की फिर यहाँ आ गई। शायद इसे अभी भी संतोष नहीं हुआ कि इसने तुम्हारे दिल को कितनी ठेस पहुँचाई है। झनक, अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? क्या तुम यहाँ हमें ये बताने आई हो कि तुमने जो किया वो तुम्हारी मजबूरी थी? तनुजा ने भी तंज कसा, शर्म तो इसे आती नहीं। इस घर का नमक खाकर इसी घर की थाली में छेद करना कोई इससे सीखे। झनक शांत खड़ी रही। उसने अपनी नज़रें नहीं झुकाईं। उसने सीधे अदिति की आंखों में देखा, जिनमें अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और झनक के प्रति गहरी नफरत साफ दिख रही थी। झनक ने बड़े ही धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा, अदिति दीदी, मैंने आज तक आपको अपनी बड़ी बहन माना है, आपके हर दुख को अपना समझा है। लेकिन आज जो मैं कहने वाली हूँ वो शायद आपको उम्र भर का जख्म दे जाए, पर मेरा चुप रहना आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। कौशिक चिल्लाया, बंद करो अपनी ये नौटंकी। अदिति, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, ऋषि पीछे से आया और बोला, नहीं, आज कोई नहीं जाएगा, आज इस घर का फैसला होगा। ऋषि ने झनक की ओर इशारा किया। झनक ने लिफाफे से कुछ तस्वीरें निकाली और अदिति के सामने टेबल पर फैला दी। उन तस्वीरों को देखते ही अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। उन तस्वीरों में कौशिक एक अनजान महिला के साथ एक आलीशान होटल के कैफे में बैठा था और उनके बीच के हाव भाव महज पेशेवर नहीं थे। कौशिक के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसने अपनी शातिरता नहीं छोड़ी। उसने हंसकर कहा, तो ये तुम्हारा सबूत है? ये तो एक बिजनेस मीटिंग थी। अदिति, तुम इस लड़की की बातों में नहीं आओगी, मुझे पता है। झनक ने अब अपना दूसरा पत्ता फेंका। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे हॉल में कौशिक की आवाज़ गूंज उठी। वो साफ तौर पर कह रहा था कि कैसे उसने अदिति के गहने गिरवी रखे हैं और कैसे वो झनक को इस चोरी में फंसाकर खुद को बेदाग साबित करेगा। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ में वो नीचता और अहंकार साफ झलक रहा था, जिसे उसने अब तक शराफत के मुखौटे के पीछे छुपा कर रखा था।
अदिति ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, जैसे वो इस सच को सुनना नहीं चाहती थी। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी, बोस हाउस की नींव हिलने लगी। तनुजा और बिपाशा, जो अब तक कौशिक की तरफदारी कर रही थी, सन्न रह गईं। अनिरुद्ध, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, तेजी से आगे आया। उसकी आंखों में ज्वालामुखी दहक रहा था। उसने कौशिक की ओर देखा और फिर उन सबूतों की ओर। झनक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने बैंक के कुछ दस्तावेज टेबल पर पटकी और कहा, ये देखिए दीदी, ये वो दस्तावेज हैं जिन पर आपके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। कौशिक जी ने आपकी सारी बचत एक ऐसी कंपनी में लगा दी है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो आपको और इस परिवार को सड़क पर लाने की तैयारी कर चुके थे।